हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को हम लोग अपना, है ना। और ये वीडियो कहाँ से कहाँ तक है भाई, क्वेश्चन बता देता हूँ मैं यहाँ पे। 591 से है। पिछला वीडियो यार बहुत लंबा था ना, पिछला वीडियो बहुत लंबा था, क्या करें। एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अभी देखो क्रिटिकल क्वेश्चंस में आ गए हैं, तो ये वीडियो से लंबे हो गई। हालांकि बायोमोलिक्यूल्स का सारा ही वीडियो बहुत लंबा है। बहुत लंबा कहना कैसे मतलब, सेल वाले में कैसे था कि कोई वीडियो 7 मिनट में, 8 मिनट में, 11 मिनट में, कोई ही शायद 11 मिनट गया है, 12 मिनट गया है, लेकिन सारे के सारे 10 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट में खत्म हो गए। लेकिन बायोमोलिक्यूल्स इज अ कॉन्सेप्चुअल चैप्टर, याद भी उसमें बहुत रखना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप लोग कहिएगा यार सर तो आप तो खाली आंसर बता दे रहे हैं, वो तो हमें किताब में भी लिखा हुआ है, क्या फ़ायदा इस चीज़ का। और भी हम लोग क्वेश्चंस के हर ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही कैसे हो सकता है, कौन सा ऑप्शन गलत कैसे हो सकता है, और क्या एग्जामिनर यहाँ से पूछ सकता है, एग्जामिनर का सोच कैसा होता है क्वेश्चन सेट करते वक्त। हम लोग सारी चीज़ों पे बात करते हैं, तो समय लगेगा। एंड अगर वो समय आपको ज़्यादा लग रहा है तो गलत लग रहा है, क्योंकि हम लोग समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और किसी चीज़ के इन्वेस्टमेंट का फायदा हमें मिलता है, ठीक है ना। और बहुत सही जगह इन्वेस्ट करना है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 591 से। क्या कह रहा है, एंजाइम्स जनरली हैव, क्या होता है एंजाइम के पास, बताओ, सोच लो। देखो हर एंजाइम, देखो अगर तुम ऐसा कहोगे सारे के सारे एंजाइम के पास सबका पीएच ऑप्टिमम जो होता है सेम होता है, टेम्परेचर ऑप्टिमा एकदम सेम होता है, पीएच ऑप्टिमा एकदम सेम होता है, तो ये गलत हो जाएगा ना भाई। एवरी एंजाइम डिफर फ्रॉम इट, मतलब कि हर एंजाइम, एवरी एंजाइम डिफर इन इट्स ऑन नेचर, अपने नेचर में वो डिफर करता है एक दूसरे के एंजाइम से। अगर आप लोग बोलेंगे कि थर्मस एक्वेटिकस का एंजाइम जो होता है डीएनए पॉलीमरेज, जो हमारे डीएनए पॉलीमरेज का सेम है, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज हमारा टेम्परेचर ऑप्टिमम अलग है। थर्मो एसिडोफिल्स का जो टेम्परेचर ऑप्टिमम है और पीएच ऑप्टिमम है बिल्कुल डिफरेंट होगा, बिकॉज दे लिव इन एसिडिक इन्वायरमेंट, वी लिव इन, मतलब हम लोग तो एसिडिक इन्वायरमेंट में नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहेंगे, डिफरेंट, क्या होगा बताओ, सोचो जरा बताओ। थ्री का क्या हो जाएगा, डिफरेंट पीएच ऑप्टिमा, क्या होगा, डिफरेंट पीएच ऑप्टिमा। अब लेकिन यहाँ पे आएगा टेम्परेचर का बात। टेम्परेचर में हम लोग क्यों बोल रहे हैं सेम, ठीक है, हम लोग पेज करने में बात किया, अब टेम्परेचर में क्यों बात कर रहे हैं हम लोग सेम ऑप्टिमा क्या होता है। देखो एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एक टेम्परेचर पे जाने के बाद कोई भी प्रोटीन जो होगा वो खत्म हो जाएगा। तभी तो हम लोग बोल रहे हैं ना कि किसी भी तरह के वायरस को खत्म कर देता है पानी उबालने से, पानी उबालिए सारे के सारे बैक्टीरिया वायरस मर जाएंगे। इसका मतलब ये कि हम लोग डिफाइन कर दिया कि टेम्परेचर अगर इतना बढ़ाते हैं हम लोग तो सारे के सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, सारे के सारे वायरस खत्म हो जाते हैं। रीजन, बैक्टीरिया की खाली बात करते हैं, वायरस की बात नहीं करेंगे, बिकॉज वायरस में प्रोटीन्स तो होता नहीं है, इंजाइम्स तो होते नहीं है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग मेनली बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया क्यों खत्म हो जाते हैं, बिकॉज उनका जो टेम्परेचर जो जब बढ़ता है तो जो प्रोटीन होते हैं वो डी नेचर हो जाता है। प्रोटीन डी नेचर हो जाने के कारण क्या होता है, और वायरस में भी जो कोट होता है बाहर का तो प्रोटीन ही ना है भाई, तो वो डी नेचर हो जाएगा, वो अपने शेप को बदल लेगा, वो टूट जाएगा, टुकड़ों में बट जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए इंजाइम का जो टेम्परेचर ऑप्टिमा होता है ना, वो लगभग लगभग सारे इंजाइम का सेम होता है, बिकॉज दे हैव, मतलब अब सोचो ना, अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो ये हमारे लिए खतरे का साइन क्यों है। अगर बहुत ज्यादा सोचो, अगर 50-60 के आसपास बढ़ जाए टेम्परेचर, तो हमारा जो बॉडी के अंदर इंजाइम्स हैं उनको काम कितना मुश्किल से कर पाएंगे, वो अपने फुल्ली एफिशिएंट में काम नहीं कर पाएंगे। हम लोग ज्यादा अच्छे से जिंदा भी नहीं रह पाएंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके बॉडी उतना अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, उसका कोप नहीं कर पाएगा, उनका डेथ भी हो सकता है। इसलिए टेम्परेचर कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने पहली बार बोला ऐसा, ठीक है। चलो ये हो गया क्या, स्टार मार्क का क्वेश्चन। डिफरेंट पीएच बट सेम टेम्परेचर ऑप्टिमा, समझ में आ गया। पीएच क्यों होता है डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन टेम्परेचर ऑप्टिमा सेम क्यों होता है, क्योंकि ये प्रोटीन है, प्रोटीन एक लिमिट टेम्परेचर के बाद डी नेचर हो जाते हैं, 70-60 के आसपास के बाद वो डी नेचर हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस डिफर फ्रॉम दोज अकरिंग इन नॉन लिविंग वर्ल्ड, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं डिफर करते हैं, दोज अकरिंग इन नॉन लिविंग वर्ल्ड। देखो जो भी लिविंग बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब क्या, जो कि लिविंग में हो रहे रिएक्शन जो है केमिकल के, वो उस रिएक्शन से डिफर करते हैं जो कि नॉन लिविंग वर्ल्ड में हो रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि जितने भी लिविंग रिएक्शंस होते हैं ना, ज्यादातर क्या, 99% ऑफ देम और 99.9% ऑफ देम आर एंजाइमेटिक। यहाँ तक एनसीईआरटी क्या लिखता है ना कि ऑल द रिएक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी इज एंजाइमेटिक। तो इसलिए ध्यान रखना है, फोर का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अब फॉस्फोग्लाइसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, एक फॉस्फोग्लाइसराइड जो होता है वो हमेशा किस चीज से बना हुआ होता है, वो हमेशा किस चीज से बना हुआ होता है, इसको बताना है। तो देखो फॉस्फोग्लाइसराइड मतलब क्या होता है कि कोई भी फैटी एसिड होता है और ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल होता है, वो तीन, जो ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल 3 OH ग्रुप होता है ना, उससे H हटा करके फैटी एसिड वहां पे आ जाता है, ठीक है ना, एसिडिफिकेशन टाइप का प्रोसेस हो जाता है। तो वहां पर बताना क्या है
कि जो फॉस्फोग्लिसराइड होगा उसमें फॉस्फेट जो ग्रुप है, फॉस्फोरस ग्रुप जो है वो भी ऐड होता है। अब बताना क्या है कि फैटी एसिड कैसा होता है, क्या सैचुरेटेड रहता है या अनसैचुरेटेड रहता है? तो दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, किसी तरह का भी हो सकता है। तभी तो हम लोग कहते हैं ना अनसैचुरेटेड फैट्स या सैचुरेटेड फैट्स, वो इसी चीज से डिफाइन होता है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, अ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज रेफर्ड टू अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू व्हिच अ फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो अटैच्ड, तभी तो इसको फॉस्फोग्लिसराइड कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 वाला क्या बोल रहा है। The given graph depicts the effect of temperature on the activity of two enzymes A and B। ठीक है, एक given graph बता रहा है कि A और B का बारे में बता रहा है, दो अलग अलग एंजाइम हमारे पास दिए हुए हैं। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसका देखो टेम्परेचर ऑप्टिमा कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमें दिख रहा है टेम्परेचर ऑप्टिमा। और इसका टेम्परेचर ऑप्टिमा जो दिख रहा है वो हमें लिख रहा है 70 या 65 के आसपास हमें इसका टेम्परेचर ऑप्टिमा दिख रहा है। तो ये A है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, B है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इन दोनों के बारे में जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं नीचे उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन इन ईच केस इंक्रीजेस। जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा हर केस में वो इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एंड डिक्लाइंस एट हायर टेम्परेचर ड्यू टू द डिनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। देखा ना, देखो अब यहाँ पे ये मत बोलना कि सर यहाँ पे तो क्या बोलते हैं दोनों का टेम्परेचर ऑप्टिमा अलग अलग दिया हुआ है, आपने सेम बताया था। देखो ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। टेम्परेचर ऑप्टिमा अलग अलग एंजाइम का फुल एफिशिएंसी पे काम करने के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पे कोई भी प्रोटीन सर्वाइव नहीं कर सकता, वो सारे प्रोटीन्स को डीनेचर होना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए वहां पे हम लोग आंसर सेम लगाए थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये तो स्टेटमेंट सही हो गया ना भाई कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर आने के बाद दोनों का रिएक्शन का जो एक्टिविटी है वो बढ़ रहा है, लेकिन फिर हायर टेम्परेचर पे जाके वो डिनेचरेशन हो जाने के कारण एंजाइम का एक्टिविटी जो है घट जा रहा है। सही है। बोथ एंजाइम्स ए एंड बी आर थर्मोलायबल, बिल्कुल सही है, क्योंकि थर्मोलायबल मतलब क्या, ये टेम्परेचर से अफेक्ट होते हैं, वो टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पे वो अपना एक्टिविटी में चेंजेस शो करते हैं, ठीक है। या फिर वो डीनेचर भी हो जाते हैं, या फिर वो इनएक्टिव भी हो जाते हैं, कम टेम्परेचर रहेगा तो इनएक्टिव हो जाएंगे। तो ये भी बहुत बहुत सही बात है। At higher temperature, the reactants become highly energized and fail to interact with the active site, thus decrease the rate of reaction। नहीं नहीं नहीं, हायर टेम्परेचर पे इंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं, ना कि सबस्ट्रेट हायर एनर्जी हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो सी वाला गलत हो गया स्टेटमेंट। डी देखते हैं, एंड द एंजाइम ए इज फॉर्म अ मेसोफिलिक ऑर्गेनिज्म whereas the enzyme B is from a thermophilic organism। बिल्कुल अच्छा स्टेटमेंट है। देखो अब यहाँ पे बताया है कि क्यों हम लोग ने ए को इस तरफ बनाया है, टेम्परेचर ऑप्टिमम हम लोग ने 35 डिग्री सेल्सियस दिखाया है, और इसका एंजाइम का 75 या फिर 65 डिग्री सेल्सियस के आसपास या 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिखाया है इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर। रीजन क्या है कि ए वाला ऑर्गेनिज्म जो है वो मेसोफिलिक ऑर्गेनिज्म है, कहने का उसका टेम्परेचर जो होता है अगल बगल का ना वो नॉर्मल होता है 30 40 25 के आसपास, जैसे हम लोग हैं, हम लोग का जो टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा किसी भी बॉडी में किसी भी तरह का एंजाइम का वो होगा 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। लेकिन अगर थर्मस एक्वेटिकस का एंजाइम का बात करें जो कि डीएनए पॉलीमरेज है, जो कि थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है, उसका जो टेम्परेचर ऑप्टिमम होगा वो होगा क्या बोलते हैं 75 या 65 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो इसीलिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी डी सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो सही होगा हमारा 6 के लिए आंसर। देखो कितना लंबा क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन थे, तो हम लोग को इसलिए समय लग रहा है। इन द मॉडर्न सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ऑक्यूपाई 6th पोजीशन, कौन सा ऑक्यूपाई करता है? देखो 2 वीडियो पहले हम लोगों ने 6 बताया था, मैंने उस बार कहा भी था कि ऐसा हो सकता है कि आप लोग को बोला जाए कि पहले भाई ये बताओ कि सबसे पहले ये बताओ कि कौन सा एंजाइम जो होता है सबसे पहले पोजीशन पे है, कौन सा एंजाइम सबसे लास्ट पोजीशन पे है, कौन सा एंजाइम सबसे थर्ड पोजीशन पे है। तो एंजाइम के बारे में जो भी एनसीईआरटी लिखता है 1 2 लेके 3 करके करके, फर्स्ट पे कार्बोक्स तुम्हारा डिहाइड्रोजिनेज है ना, उधर से जो पूरा का ग्रुप, लास्ट में क्या है बताओ, लास्ट में क्या है, लास्ट में लाइगेज है ना, लास्ट में क्या है, लाइगेज है, ध्यान रखना है। उसके पहले क्या होता है बताओ, उसके पहले आइसोमेरेज होता है 5th पोजीशन पे। तो पोजीशन लिखी हुई है एनसीईआरटी ना, उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन एंजाइम इज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है एंजाइम का वो क्या है? क्या सोच के बताइए क्या हो सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी? स्पेसिफिसिटी। हर एंजाइम हर एक अपने सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है, कोई और सबस्ट्रेट के साथ जाके जुड़ करके वो कुछ और काम नहीं करने वाला, वो बिल्कुल स्पेसिफिक होता है अपने सबस्ट्रेट के लिए, ठीक है ना, अपने बिल्कुल सबस्ट्रेट के लिए वो बिल्कुल स्पेसिफिक होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्पेसिफिसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द रेशियो ऑफ द एंजाइम टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैन बी एज हाई एज, कितना ज्यादा हाई हो सकता है? तो देखो यानी कि एक एंजाइम कितने सबस्ट्रेट के साथ मिल करके काम कर सकता है, समझो ना,
कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे कि एक आदमी है, ठीक है ना, वो 10 पत्थर उठा के एक जगह से एक दूसरी जगह रख सकता है, तो उसको उसके 10 आदमी की जरूरत नहीं है, हम लोग 10 पत्थर उठाने के लिए एक ही आदमी का यूज कर सकते हैं। उसी ढंग से कह रहा है कि एक एंजाइम कितने सबसेट मॉलिक्यूल के लिए काफी है, इतना सबसेट मॉलिक्यूल को तो एक एंजाइम अकेले संभाल लेगा। वही चीज कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो बताना है क्या आंसर क्या होगा इसका। आंसर क्या हो जाएगा 1:10 लाख, 1 मिलियन, 1:10 लाख, यानी एक एंजाइम जो है 10 लाख, 1 मिलियन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने लायक होता है। ये मैक्सिमम क्वांटिटी है, ये मैक्सिमम है किसी भी एंजाइम का, इससे ज्यादा आज तक नहीं देखा गया है। कैन बी एज हाई एज पूछ रहा है, ऐसा नहीं है कि सारे एंजाइम का ऐसा होगा, लेकिन हाँ सबसे हाईएस्ट ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिप्रेसिबल एंजाइम आर फॉर्म्ड इन, रिप्रेसिबल एंजाइम कहाँ बनता है, रिप्रेसिबल एंजाइम कहाँ बनता है, ये पूछ रहा है। देखो, इन रिप्रेसिबल एंजाइम आर फॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ को-रिप्रेसर, इन द प्रेजेंस ऑफ को-रिप्रेसर, इन द प्रेजेंस ऑफ एप्रेसर और ऑल ऑफ द अबव। तो रिप्रेसर एंजाइम तब बनता है जब को-रिप्रेसर जो होता है एब्सेंट रहता है। देखो, को-रिप्रेसर अगर एब्सेंट रहेगा तभी तो रिप्रेसिबल एंजाइम्स बनेंगे। रिप्रेसिबल एंजाइम्स तब ना बनेंगे जब को-रिप्रेसर बंद है, नहीं काम कर रहा है, ठीक है ना, वो नहीं प्रेजेंट है। इसी समय क्या होगा, हमारे पास रिप्रेसिबल एंजाइम बनता है। ओके, एंजाइम्स, रिप्रेसिबल एंजाइम आर फाउंड इन द एब्सेंस ऑफ को-रिप्रेसर, जो कि उसको रिप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, द एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू। देखो, जब हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन तो वहाँ पे हम लोग लेग होमोग्लोबिन का जिक्र करते हैं, जो कि पिंक कलर का सब्सटेंस होता है, जो कि क्या करता है, एनारोबिक कंडीशन प्रोवाइड करता है राइजोबियम बैक्टीरियम को, ताकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर सके, नाइट्रोजनस एंजाइम काम कर सके। इसका मतलब नाइट्रोजनस एंजाइम को एनारोबिक कंडीशन चाहिए, और इसके लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल क्या हो सकता है, ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन तो एरोबिक कंडीशन शो कर देगा ना, ये हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक, कौन सा इसमें से पॉलीमेरिक नहीं है। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर, प्रोटीन्स आर पॉलीमर, पॉलीसैकेराइड्स आर, पॉली तो पहले से लिखा हुआ है, पॉलीमर है यहाँ पे। लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर, लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर, आंसर डी होगा। लेकिन फिर भी ये रिटेंटेट में दिखता है हमें, जब हम लोग सॉल्युबल, जो भी जब कि किसी भी टिश्यू को हम लोग सॉल्युबलाइज करते हैं एसिड के अंदर, तो उसको छानते हैं, सीव करते हैं, तो जो रिटेंशन होता है ना, जो मॉलिक्यूल्स का रिटेंशन होता है, भले ही लिपिड का जो मॉलिक्यूल, लिपिड जो मॉलिक्यूल है वो मोनोमर के रूप में या फिर स्मॉलर मॉलिक्यूल के रूप में आता है, उसको छन के नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो रिटेंटेट में ही दिखाई देता है हमें। इस तरह से हम लोग 600 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे और बात करने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी।